हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज दोस्तों रक्षाबंधन है, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित का पेपर दोस्तों हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। 5 जुलाई 2026 को दोस्तों पेपर हुआ था, इसका सेकंड पेपर का हम आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अभी तक सेकंड पेपर के हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देख लेना। आपको इन सॉल्यूशंस के माध्यम से आपको हम डिटेल सॉल्यूशंस करवा रहे हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन हमने आपको पहले ही करवा दिया था, उनमें किन किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाना था वो हमने आपको बताया था। साथ ही साथ सेकंड पेपर में किन किन प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं, और साथ ही साथ डिटेल सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि 27 अगस्त से आपके ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं। सभी सब्जेक्ट के दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं। मैथ्स भी दोस्तों उसमें से है, और इसमें ऑब्जेक्शन आप दोस्तों लगा सकते हैं, और 2 सितंबर तक का ही दोस्तों आपके पास समय रहेगा। तो इन डिटेल सॉल्यूशन के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि किन किन प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो चलिए, आज है दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता गणित के सेकंड पेपर का लास्ट पार्ट। आज हम दोस्तों इसको समाप्त कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे है। देखिए दोस्तों, जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम पिकार्ड्स मेथड का यूज़ करते हैं, येलर मेथड का यूज़ करते हैं, येलर मॉडिफाइड मेथड्स है। इसके अलावा आरके यानी कि रंगा-कुटा मेथड दोस्तों हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब ये येलर मेथड पर दोस्तों बेस क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको दे रखा है भैया जो dy बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू है y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, और आपको इनिशियली दे रखा है, यानी कि इनिशियल वैल्यू आपको दे रखी है y0 बराबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप दोस्तों इसका फॉर्मूला पढ़ें, जो यूलर फॉर्मूला दोस्तों होता है वो होता है यूलर इटरेशन फॉर्मूला दोस्तों, yn प्लस 1 बराबर होता है yn प्लस एच एफ एक्सएन कोमा yn। ठीक है, ये दोस्तों इसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो अब अगर दोस्तों हमें सबसे पहले मैं एक एक करके दोस्तों इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा। तो जैसे मुझे y1 अगर मुझे निकालना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y0 प्लस एच एफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो। ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो x0 है वो है 0, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग जो वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 है, और y0 की वैल्यू दोस्तों की कितनी है 1 है। ठीक है, सो एक्चुअली जो y1 है वो हो जाएगा y0 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर से 1 हो गई, प्लस h इंटू एफ एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो यानी कि 0,1। ओके, ना दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए अगर आप बात करें एफ एक्स वाई की, तो वो दोस्तों आपको गिवन है, उसकी जो वैल्यू है दोस्तों कितनी है y माइनस एक्स बट्टे वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर आप f 0,1 को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस जीरो बट्टे 1 प्लस जीरो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सो y1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस h इंटू 1। ओके, यानी कि 1 प्लस एच, और आपको h की वैल्यू दोस्तों आपको कितनी दे रखी है 0.02। ओके, 0.02, तो यहाँ पर से h की वैल्यू हो जाएगी 0.02। इसको आप यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 0.02, सो इट विल बी 1.02। ओके, तो अब यहाँ पर जो आपका y1 है इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है 1.02 आ जाती है। अब ये कह रहा है कि x बराबर 0.04 पे दोस्तों आपको चेक करना है, यानी कि दोस्तों अगर आपको मान लेते हैं y2 निकालना है तो दिस विल बी y1 प्लस एच एफ बाई दिस फॉर्मूला, यहाँ पर हो जाएगा x1 कॉमा y1। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बात करें x1 की, तो वो ये है दोस्तों यहाँ पर गिवन है 0.04। ओके, तो इस पर दोस्तों आपको इसको चेक करना होगा। ठीक है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर गिवन है, तो एक काम करेंगे, इस पर वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर से अगर मैं इसको निकालूं, इसमें दोस्तों थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे। देखिए जब मैं बात करता हूँ x0 तो 0 है, तो अब अगर जैसे मैं बात करूँगा x1 की, जैसे x0 की वैल्यू दोस्तों आपकी क्या है 0 है, तो x1 बेसिकली क्या हुआ, वो हुआ इसमें हम x0 में क्या करेंगे h को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.02। ठीक है, एंड देन x2 आपका जो आएगा वो आएगा x1 प्लस h। ओके, तो यानी कि
0.02 प्लस 0.02 यानी कि 0.04, ठीक है। तो वहाँ पर x2 आता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ f(x1, y1) की, तो x1 की जो वैल्यू है वो आपकी 0.02 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर से देखें तो जाएगा भैया y माइनस एक्स बट्टे वाई प्लस एक्स। तो y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर y1 x1 y1 x1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर y1 कितना है, ये है 1.02 माइनस x1 की वैल्यू है 0.02, ठीक है। डिवाइड में 1.02 प्लस 0.02, ओके। तो ये तो दोस्तों आपका क्या 1 अपॉन दिस इज 1.04। तो इट इज देखा जाए तो 100/104 है ये। तो इसको काटें 50 और यहाँ पर 52, इसी तरह से इसको काटेंगे तो 25 और 26। तो 25/26 यानी कि तकरीबन ये 0.96 आ जाता है, 9615 समथिंग, इतना आपका दोस्तों आ जाता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, y1 निकालना है। तो y1 की जगह पे सॉरी y2 निकालना है। तो y2 दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 कितना निकाला हमने, यहाँ पर रख देंगे इस फॉर्मूला में 1.02 प्लस h की वैल्यू है 0.02 इंटू 0.9615, ठीक है। इसको जब आप दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.02, इसको 2 से दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, 2 छिक्के 12, 2 नम्मा 18 और 1 19, ठीक है। तो इतना आ जाता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि 0.019 समथिंग, ओके। जब इसको ऐड करेंगे तो 1.2 और 1 हो जाता है आपका 3, तो 1.039 समथिंग दोस्तों इसका आंसर आता है, ठीक है। 2 भी आएगा आगे से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन दोस्तों क्या है, जो कि इसके बिल्कुल नज़दीक पे है। सो देखा जाए तो ये इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होना चाहिए। सो डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम इनिशियल की हम बात करें तो इनिशियल में दोस्तों आपका जो x0 की वैल्यू आपकी 0 है, x1 का मतलब है कि x0 में h ऐड करेंगे क्योंकि डिफरेंस आपका h का है, तो ये हो जाएगा 0.02। देन x2 जो होगा वो इसमें क्या हो जाएगा, फिर 0.02 इसमें ऐड होगा तो वो 0.04 होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना था। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका गॉस सेडल मेथड पर बेस्ड है। गॉस सेडल इटरेशन मेथड पर दोस्तों बेस्ड है। इसको हमने एग्जाम से एक दिन पहले भी दोस्तों आपको इस तरह का मेथड हमने आपको बताई थी। इसको किस तरह से दोस्तों किया जाता है, सबसे पहले इस तरह की क्वेश्चन है तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक्स को दोस्तों यहाँ पर क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, बाकी को इधर ले आएंगे। तो दोस्तों हो जाएगा 1/8 हो जाएगा 20 प्लस 3y माइनस 2z, ओके। इसी तरह से यहाँ से हम दोस्तों अगले में से y को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा 1/11 एंड ये हो जाएगा 33 प्लस z माइनस 4x, ओके। एंड सिमिलरली जो z है वो हो जाएगा 1/12, यहाँ पर हो जाएगा 35 माइनस 6x माइनस 3y, ओके। तो पहले हम यहाँ पर x y z को हम यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों जैसे मुझे सबसे पहले मुझे सेकंड इटरेशन में निकालना है, यानी कि मुझे x2 की वैल्यू चाहिए होगी। तो पहले अगर दोस्तों इनिशियल स्टेप में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं x0 को और y0 को 0 मानूंगा और z0 को भी मैं 0 मानूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे दोस्तों यहाँ पर से x1 अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पर मुझे y और z को 0 रखना पड़ेगा। बेसिकली इसको इस तरह से निकालेंगे 3y0 माइनस 2z0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ से x1 की यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 20/8। तो 20/8 का मतलब हो गया ये 2.5, ठीक है। अब इसी तरह से मेरे को क्या निकालना है दोस्तों, y1 निकालना है। तो y1 निकालने के लिए ये हो गया 1/11 33। अब देखिए z की जगह पे तो 0 रख देंगे क्योंकि z 0 आएगा, -4। अब x की वैल्यू हम 1 पे निकाल चुके हैं, x1, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा 1/11, इसकी जगह पे 0 रख देंगे
माइनस 4 इंटू दिस, तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज 10 एंड दिस विल बी 23/11। ओके, तो इस तरह से आपका 23/11 हो गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है, Z1 निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो ये जाएगा 1/12, 35 माइनस, अब देखिए 6 यहाँ पर आएगा x1 और -3 इंटू y1, तो 1/12 35 माइनस 6 इंटू, देखा जाए तो ये पर x1 की वैल्यू है 2.5 -3 इंटू इसकी वैल्यू है 23/11 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.09 होता है। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके Z1 की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप सॉल्व करें, देखिए मैं इसमें डायरेक्टली बताता हूँ, समय की भी कमी है, तो 1.143 समथिंग दोस्तों यहाँ पर आपका Z1 आ जाता है, ठीक है। अब दोबारा से दोस्तों इसी पर आ जाएंगे क्योंकि आपको सेकेंड इटरेशन पर निकालना था इसको, तो जो x2 हो जाएगा अब वो हो जाएगा 1/8। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर से y1 की वैल्यू निकाल चुके हो और Z1 की वैल्यू निकाल चुके हो, तो आपको यहाँ रख देना था, तो 20 + 3 इंटू y1 यानी कि 23/11 माइनस 2 इंटू Z1 यानी कि 1.143, ये दोस्तों यहाँ पर आपने रखना। तो आपका सेकंड अप्रोक्सीमेशन पे इसकी वैल्यू दोस्तों यहाँ पर से निकल के आ जाती, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.99। हालांकि दोस्तों लंबा क्वेश्चन था, इसको इग्नोर किया जा सकता था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगेन दोस्तों आपका देखिए पिकार्ड मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दोस्तों आपको निकालना है। हमने दोस्तों पिकार्ड मेथड का फॉर्मूला पढ़ा था भाई, yn+1 बराबर होता है y0, ठीक है। इंटीग्रेशन दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि ये जाएगा 0 से लेके, क्योंकि इनिशियल वैल्यू आपकी 0 है, 0 से लेके x एंड f यहाँ पर क्या था t इंटू वाई n-1, ठीक है, या बेसिकली x इंटू वाई n-1 करके भी हम इसको लिख सकते थे dx या dt आप इसको मान लीजिए, या डायरेक्टली आप t की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब दोस्तों इसमें हम इसको अगर मैं डायरेक्टली करूं तो देखिए, अगर मैं टी को भी हटा के खाली एक्स एक्सेस की फॉर्म में भी कर दूंगा तो भी जल्दी जल्दी में दोस्तों हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पर y0 बराबर है 1, यानी कि x0 की वैल्यू दोस्तों आपकी 0 है और यहाँ पर जो y0 है उसकी वैल्यू दोस्तों आपकी 1 यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे y1 निकालना है मान लेते हैं, तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 की वैल्यू हो जाएगी y0 प्लस 0 से लेकर x f यहाँ पर x कॉमा यहाँ पर आप लिख लीजिए y0 और dx करके लिख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है, मतलब t का चक्कर ही छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर से देखिए जैसे कि ये दिस इज fxy, इट इज़ नथिंग बट 1 + xy। सो यहाँ पर से आपको निकालना है एफ एक्स कॉमा वाई की जगह पे दोस्तों आप देख सकते हैं स्टार्टिंग जो है y0 एक्चुअली उसकी वैल्यू 1 है, तो x कॉमा 1 यानी कि दिस इज 1 + x। ओके, सो y0 इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके x, दिस इज 1 + x dx। आप चाहो तो 1 + t dt लिख सकते थे, लेकिन डजेंट मैटर। y0 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर से 1 है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा x + x²/2। ओके, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन यानी कि y2। तो y2 बराबर अगेन दोस्तों यहाँ पर तो रहेगा y0, यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेके x, यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स कॉमा यहाँ पर आ जाएगा y1, ठीक है, जो ये y1 आया था ये वैल्यू यहाँ पर रख देनी है dx। ओके, तो सबसे पहले आप एफ एक्स कॉमा y1 निकालें, ठीक है, यानी कि ये हो गया 1 + x y1। ओके, यानी कि 1 + x इंटू y1 की वैल्यू इतनी है दोस्तों, कितनी है 1 + x + x²/2। आपने क्या करना है, ये वैल्यू को उठा के रख देना है। सो दिस इज 1 + x + x² + x³/2। तो अब यहाँ पर इसको रख दीजिए, ये हो जाएगा 1 + इंटीग्रेशन 0 से लेके x जाएगा 1 + x + x² + x³/2।
एंड dx। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और ये हो गया x की पावर 4 बट्टे 4 दूनी 8। तो ये इसका सॉल्यूशन है। सो बाय द पिकार्ड मेथड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन यहाँ से आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो इस तरह का तो दोस्तों हमने आपको क्वेश्चंस करवाया भी था लास्ट टाइम, तो इसको इस तरह से करना, सी ऑप्शन इज राइट। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन। आपने क्या करना है, इस फंक्शन का एक्सट्रीमल दोस्तों निकालना है। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये आपका एक फंक्शनल है जिसको दोस्तों हमें एक्सट्रीमाइज करना है। तो यहाँ पर आपका यूलर लैग्रेंज फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है del f अपॉन del y माइनस डी बाई डी एक्स del f अपॉन del y डैश शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर f निकालिए। f दोस्तों कितना है, ये अंदर वाला पार्ट यानी कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर वाई डैश। तो del f अपॉन del y की हम बात करें, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x प्लस दिस विल बी 2y माइनस में 4y, यहाँ पर आ जाएगा y डैश। ओके, क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, देन d बाई डी एक्स ऑफ del f अपॉन del y डैश। del f अपॉन del y डैश की हम बात करेंगे, इसको अपने y डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो माइनस केवल आ जाएगा 2y स्क्वायर। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा x प्लस 2y माइनस में 4y डैश, माइनस में इसका दोस्तों प्लस हो जाएगा। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 4y डैश बराबर दोस्तों 0 आ जाएगा, क्योंकि आप पहले y स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन 2y और फिर देन dy बाई डी एक्स, तो ये कट जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आपका आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 0। ओके, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ जरूर देखनी है कि क्या x प्लस 2y बराबर 0 इसका एक्सट्रीमल है या नहीं है। तो इसके लिए इनको ये बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, यानी कि y0 बराबर क्या 1 आता है, x y बराबर 0 रखने पे क्या x बराबर 1 आता है। तो x बराबर y बराबर 0 रखने पे, मतलब सॉरी x बराबर 0 रखने पे क्या y बराबर 1 आता है। तो x बराबर 0 रखने पे y आपका दोस्तों क्या आता है, 0 आता है। तो ये बाउंड्री कंडीशन को दोस्तों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली क्या y1 2 आता है, यानी कि x की जगह पे 1 रखने पे क्या y2 आता है, नहीं, वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा। x की जगह पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू -1/2 आएगी, मतलब कि -1/2 आएगी। सो अगेन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग, सो देयर इज नो एक्सट्रीमल एग्जिस्ट। तो वहाँ पर क्या होगा, नो एक्सट्रीमल एग्जिस्ट होगा, क्योंकि देखिए ध्यान रखना कि एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करने के लिए बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई होना आवश्यक है, उसके बिना वो नहीं हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्सट्रीमल निकालना है ऑफ दिस फंक्शन एंड वी हैव y डैश का स्क्वायर प्लस xy सब्जेक्टेड टू द कंडीशन y0 बराबर 0 एंड y1 बराबर 1/12। अब देखिए यहाँ पर दिस इज f एंड इट इज y डैश का स्क्वायर प्लस xy। तो xy y डैश तीन का फंक्शन है, तो यहाँ पर से जो हमारी इक्वेशन होगी del f अपॉन del y माइनस डी बाई डी एक्स del f अपॉन del y डैश शुड बी इक्वल्स टू 0, मतलब यूलर लैग्रेंज का यूज़ करेंगे। सो del f अपॉन del y की हम बात करेंगे, देखिए जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो जाएगा खाली यहाँ पर x बचेगा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर से दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 2y डैश बराबर 0। सो x माइनस में 2y डैश एंड 2y डैश इंटू, हाँ 2y डैश हो गया दोस्तों ये। ठीक है, एंड इसको दोस्तों जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा y डबल डैश इक्वल 0, यानी कि y डबल डैश बराबर आपका x/2 आ गया। ठीक है, अब आप दोस्तों क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो y डैश बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 4 प्लस c1 एंड फिर दोबारा दोस्तों अगर आप इसको y लिखेंगे फिर से दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल गिव यू x क्यूब बाई 12 प्लस c1x प्लस c2। ठीक है, ये कंडीशन है। अब यहाँ पर से c1 c2 हमें निकालना है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, y0 बराबर 0 है, यानी कि x बराबर 0 रखने पे y 0 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से c2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब c2 तो 0 आ गया। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन दे रखी है
कि y1 बराबर है 1/12, यानी कि ये आ जाएगा 1/12 जब आप 1 रखते हैं, ठीक है। और C2 0 है, यानी कि C1 आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो C1 C2 दोनों 0 आ गए, तो y बराबर कितना आ जाएगा, x³/12। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, एंड ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल ये आपका रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगेन, इफ फॉर द फंक्शनल इंटीग्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन x, जब ये x पर डिपेंड नहीं करता है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि जो आपकी यूलर इक्वेशन है उसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं कि अगर ये x पर डिपेंड नहीं करता है तो इट कैन बी रिटन एज f माइनस दिस कैन बी रिटन एज y डैश f y डैश इक्वल्स c। ये आपकी दोस्तों कंडीशन है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये x पर डिपेंड नहीं करता है तो ए वाला ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नेसेसरी कंडीशन सो दैट द फंक्शन इज टू बी एक्सट्रीमम। तो देखिए एक्सट्रीमम की नेसेसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, वो है यूलर लैग्रेंज इक्वेशन। यूलर लैग्रेंज इक्वेशन जिसका हम दोस्तों अभी तक यूज कर रहे थे, तो बेसिकली होता है del f अपॉन del y प्लस d/dx ऑफ del f अपॉन del y डैश इक्वल 0। ये आपकी कंडीशन है। सो इट इज़ नथिंग बट fy प्लस d/dx fy डैश इक्वल्स 0। ये कंडीशन है दोस्तों। यहाँ पर से जो ए ऑप्शन है वो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी मतलब माइनस, यहाँ पर मैं प्लस लिख रहा हूँ गलती से, माइनस मतलब कि डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अभी मतलब कि del f अपॉन del y माइनस d/dx ऑफ del f अपॉन del y डैश, सो fy माइनस d/dx ऑफ fy डैश। सो डी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे यूलर इक्वेशन फॉर द फंक्शनल। अगेन यहाँ पर है वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर। सो वी हैव एफ, तो आप इसका यूज़ कर लीजिए। देखिए del f अपॉन del y माइनस d/dx ऑफ del f अपॉन del y डैश बराबर 0। आपको यूलर इक्वेशन बनानी है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर से आप इसको बनाइए, आप इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू y। तो दिस विल गिव यू 2y माइनस में y डैश माइनस में d/dx ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा y डैश यानी कि 2y डैश माइनस में y इक्वल्स 0। सो इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2y माइनस में y डैश माइनस में दिस विल बी 2y डबल डैश प्लस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा y डैश इक्वल 0। तो एक कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा y डबल डैश माइनस y इक्वल्स 0, यानी कि y डबल डैश क्या होगा, y के बराबर होगा। तो ये दोस्तों आपकी क्या आ जाएगी, यूलर इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसका नेक्स्ट देखेंगे, एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन सेटिस्फाई दिस कंडीशंस। सो अगेन यहाँ पर आपका क्या है, वाई डैश का स्क्वायर है माइनस वाई का स्क्वायर है, एंड वी कैन सी दैट कि ये जो आपका एक्सट्रीमल है ये एक्स पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये अगर ये आपका एक्स पर डिपेंड नहीं करता है तो आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला बना सकते हैं, जो कि हमने बताया था आपको। ये होता है एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर कांस्टेंट, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या बेसिकली आप यूलर इक्वेशन का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में हो जाएगा वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। इसको अगर आप करेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, सो इट विल बी 2y डैश बराबर हो गया c। ओके, तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर से हो जाएगा दोस्तों ये वाई डैश, ये हो गया आपका यहाँ पर से आप जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2y डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर। तो बेसिकली हो गया वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर आप माइनस सी लिख लो। एंड क्योंकि दोस्तों जो आपका सी आर्बिट्रेरी, तो उसको मैं C1 मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है। या फिर आप इसको C1 स्क्वायर मान लो,
ठीक है, और ज़्यादा सही हो जाएगा। तो वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा C1 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से वाई डैश कैन बी रिटन एज अंडर रूट में C1 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो इट इज़ नथिंग बट dy बाई डी एक्स, इट इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट में C1 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, dy बट्टे अंडर रूट में C1 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो गया dx। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड तो यू विल गेट साइन इनवर्स x अपॉन a यानी कि y अपॉन C1 बराबर हो जाएगा x एंड प्लस यहाँ पर अनदर आ जाएगा C2। तो y अपॉन C1 बराबर आ जाएगा साइन x प्लस C2। ये तो हमारा एक तरह से सॉल्यूशन आएगा। अब साथ ही साथ कंडीशन है y0 बराबर 0 है। अब देखिए जब x बराबर 0 है तो y 0 है, मतलब कि एक तरह से इसको C1 साइन x प्लस C2 लिखते हैं। तो x बराबर 0 रखने पे y 0 आता है, यानी कि 0 बराबर हो गया C1 साइन C2। तो इसका मतलब है कि C1 साइन C2 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ से अगर मैं C1 को 0 लिख दूंगा तो पूरा y 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कंडीशन निकालते हैं कि साइन C2 मस्ट भी 0 होना चाहिए। तो साइन, तो यहाँ से C2 आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर C1 को 0 ले लेंगे तो फिर इस केस में दोस्तों फिर तो पूरा y 0 हो जाएगा, क्योंकि C1 को पूरा को पूरा y 0 कर देगा। तो हम एक काम करते हैं, फिर दूसरी कंडीशन को भी हमें साथ साथ देखना है। y पाई बाई 2 बराबर 1 है, तो यहाँ से y बराबर आपका आ गया C1 साइन x आ गया और y पाई बाई 2 बराबर 1 है। तो y पाई बाई 2 बराबर 1 का मतलब हो गया, यहाँ पर साइन की जगह पाई बाई 2 रखेंगे, ये 1 हो जाएगा C1 साइन पाई बाई 2। x की जगह पे पाई बाई 2 रखेंगे, y 1 आ जाएगा। तो यानी कि C1 बराबर 1 हो गया। तो C1 कैन नॉट बी 0, ठीक है। अदरवाइज y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर आपको एक्सट्रीमल कहाँ से मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो हमारा फाइनल आएगा C1 की वैल्यू 1 होगी, C2 की वैल्यू 0। तो यानी कि y बराबर साइन x इज अ रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल। तो ऐसे करना था इसको। ए ऑप्शन दोस्तों इसका क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते थे। वैसे आप चाहते तो इसको यूलर इक्वेशन की मदद से भी कर सकते थे, ये तो स्पेशल फॉर्म से हमने किया। जैसे कि हम इसको डेल एफ अपॉन डेल वाई करते, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0 करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो आप जैसे चाहें इसको वैसे करें। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी इज अ बाउंडेड रीजन इन एक्स वाई प्लेन, यूलर इक्वेशन फॉर द फंक्शनल। अब दोस्तों यहाँ पर अब जो फंक्शनल है बेसिकली वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ना होके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर z आपका डिपेंडेंट है और आपके x और y आपके क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, जैसे अगर आप जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल एक हुआ करता था तो कैसे निकालते थे, डेल एफ अपॉन डेल वाई। देखिए जब y इज अ फंक्शन ऑफ x हुआ करता था तो वैसे फॉर्मूला होता था डेल एफ अपॉन डेल वाई डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0। ये कंडीशन थी। तो बस हमें यहाँ पर भी वही करना है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो z है, तो डेल एफ अपॉन डेल z हो जाएगा माइनस पहला वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डी बाई डी एक्स। ओके, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा, या इसको जनरली हम डेल बाई डेल एक्स से दिखाएंगे, और ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल जेड एक्स। ओके, मतलब कि आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स की यहाँ पर बात हो रही। फिर माइनस डेल एफ डेल बाई डेल वाई एंड अगला वाला क्या है, डेल एफ अपॉन डेल यहाँ पर जेड वाई। जैसे यहाँ पर वाई डैश था, वाई डैश का स्टैंड था डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो ऐसी जेड एक्स का स्टैंड है डेल जेड बाई डेल एक्स, और जेड वाई का मतलब है डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो इस हिसाब से फॉर्मूला आप क्रिएट कर लेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे कि जो एफ है क्या, एफ है जेड एक्स का स्क्वायर माइनस जेड वाई का स्क्वायर, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। तो डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकालेंगे तो वो तो दोस्तों आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हो गया 0 माइनस डेल बाई डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल जेड, यानी कि आपको उसको जेड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो दिस विल बी 2zx माइनस में डेल बाई डेल वाई। ओके,
और यहाँ पर आप इसको लगाएंगे डेल एफ अपॉन डेल जेड वाई, तो दिस विल गिव यू माइनस में 2zy एंड इट इज इक्वल्स 0। सो यहाँ पर जब ये दोस्तों आपका कटेगा, ये कटेगा, इसको दोबारा से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल जेड एक्स एक्स और ये जाएगा माइनस जेड वाई वाई बराबर 0। मतलब कहने का मतलब ये है कि दिस इज डेल स्क्वायर जेड बट्टे डेल एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज डेल स्क्वायर जेड बट्टे डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड यूलर इक्वेशन। ओके, ये वाली ए वाली ऑप्शन करेक्ट है। बात एक ही है, चाहे तो आप यहाँ पर से माइनस माइनस का वैसे प्लस हो गया था, तो आप ये प्लस हो गया था माइनस हो गया था, फिर हमने माइनस को उधर भेज दिया, या फिर आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेड एक्स एक्स बराबर 0, सेम मीनिंग है दोनों की, ये और ये सेम है। ठीक है, तो अब इस तरह से कर लेंगे। इसके नेक्स्ट देखेंगे द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन इज अ फैमिली ऑफ सर्किल। देखिए हमने इसको अभी लास्ट टाइम में भी अभी किया था, ये एक्चुअली क्या करता है, फैमिली ऑफ सर्किल को प्रेजेंट करता है। एंड क्या होता है कि ये किसको प्रेजेंट करता है, तो इसके लिए हमने सर्किल की इक्वेशन निकाली थी। तो कैसे हम इसको निकालेंगे, देखिए एक बार फिर से आपको बताता हूँ। जैसे एफ है, ये अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बट्टे एक्स है। तो जब उसको सॉल्व करते हैं तो बाय द यूलर इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर होना चाहिए 0। क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट 0 है तो माइनस डी बाई डी एक्स, इसको आप वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 2 वाई डैश। ठीक है, एंड ये नीचे रहेगा, ये बराबर हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर से इस डी बाई डी एक्स को आप इधर ले आए तो मतलब बेसिकली बोथ साइड अगर इंटीग्रेट कर दो तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा वाई डैश बट्टे एक्स इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, दिस मस्ट बी ए कांस्टेंट, इसको C1 मान लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि वाई डैश का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, तो ये हो गया C1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा मेन मोटिव वही है कि एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बट्टे वाई डैश का स्क्वायर बराबर हो जाता है आपका C1 का स्क्वायर का उल्टा। ठीक है, यहाँ पर से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए और इस एक्स स्क्वायर को भी इधर ले आइए। ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूँ और यहाँ पर से आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन वाई डैश का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर C1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले आइए। यह काम करते हैं, इसमें जैसे कि 1 अपॉन C1 का स्क्वायर है, इसको भी चाहो तो आप क्या कर सकते हो, 1 अपॉन C1 को कुछ और मान लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं C डैश का स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, ताकि सिंपल हो जाए बनाने के लिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में वाई डैश का स्क्वायर बराबर C डैश का स्क्वायर बट्टे एक्स का स्क्वायर माइनस 1। सो दिस विल गिव यू वाई डैश का स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे C डैश का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड से, तो वाई डैश बराबर हो जाएगा एक्स बट्टे C का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, dy वाले dy के संग, dx वाले dx के संग, x बट्टे अंडर रूट में जैसे C डैश का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y प्लस इसको C2 मान लो। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि क्या आएगा, ये नीचे वाला माइनस में 1/2 इंटू इंटीग्रेशन में रूट t dt, अगर आप इस नीचे को t मानते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 रूट t, तो y प्लस C2 बराबर आ जाएगा रूट t। रूट t का मतलब हो गया रूट में C डैश का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये ठीक है, आप इस तरह से बना लीजिए।
तो यहाँ से आप इसको जब इधर ले आएंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में, तो y प्लस सी टू का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सी डैश का स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या है, एक सर्किल है जिसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, 0, -c2 पे, यानी कि जो इसका सर्किल का सेंटर लाई करेगा वो y एक्सिस पे दोस्तों लाई करेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी टू का होल स्क्वायर बराबर सी डैश का स्क्वायर है, यानी कि सर्किल की इक्वेशन है। तो इसका जो सेंटर है वो y एक्सिस पे लाई करने जा रहा है, ठीक है। सो फाइनली वो सेंटर लाई ऑन द y एक्सिस, द राइट आंसर सी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद अगला देखेंगे। अगेन आपको क्या करना है, इसका एक्सट्रीमल निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। सो अगेन एफ है, तो फिर से यूलर इक्वेशन का यूज़ करें। देखिए सब एक ही टाइप के क्वेश्चन ही आए थे, इनको कोई लाइन से वहाँ पर कर देता तो अच्छा खासा स्कोर कर सकता था वो। अगेन ये वाला पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, यानी कि 2y डैश बराबर 0, यानी कि 2y डैश, ये 2 को दोस्तों इधर भेज दो, तो यानी कि जो y डैश है ये बराबर होगा कांस्टेंट। सो y बराबर हो जाएगा c1x प्लस c2, मतलब जो भी रहेगा लीनियर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये साफ साफ है, जब इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2 को भी इधर फेंक दो तो ऑब्वियसली बात है कि y डैश बराबर कांस्टेंट रहा होगा, और y0 बराबर 1 है, यानी कि यहाँ 0 रखने पे 1 आता है, तो c2 आपका 1 है, ये 1 है, और y1 2 है, यानी कि x की जगह पे 1 रखने पे y2 आता है, तो यानी कि जो c1 है वो भी 1 है, तो c1 भी 1 और c2 भी 1, तो y बराबर x प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है दोस्तों, फाइंड द कर्व जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स विच व्हेन रोटेट अबाउट एक्सिस जनरेट द सरफेस ऑफ मिनिमम एरिया। अब बेसिकली दोस्तों ये आपका एक थ्योरेटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन इसको हम करते हैं, थ्योरम ये पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, दो पॉइंट है उनको दोस्तों जब ज्वाइन करने वाला दोस्तों जो कर्व है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, तो इनको जो ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट्स है इसको दोस्तों जब हम क्या करते हैं कि रोटेट करते हैं अबाउट x एक्सिस, जब इसको हम रोटेट करेंगे अबाउट x एक्सिस, तो ये जो एरिया होता है मिनिमम होता है, ठीक है। बेसिकली एरिया की हम जब बात करते हैं तो एरिया बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम बात करेंगे जो इसका एरिया निकलता है वो होता है 2 पाई इंटू, अगर मैं इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में बोलूँगा तो व्हेन इट इज़ रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस, सो हम क्या करेंगे 2 पाई इंटू ds करके हम निकालेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसको मैं निकालूँ तो 2 पाई, अब जो हम आर्कुअल लेंथ जो हम निकाल रहे हैं तो उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और डी एस अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो हम यहीं पर दोस्तों हम क्या करेंगे y इंटू मतलब 2 पाई वाई डी एस, मतलब जो हम निकालते हैं तो 2 पाई वाई इंटू डी एस, मतलब डी एस अपॉन डी एक्स इतना हो जाएगा, तो 2 पाई वाई इंटू डी एस, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम x1 से लेके x2, यहाँ पर आ जाएगा y इंटू अंडर रूट में 1 प्लस दिस इज y डैश का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही ये वाला जो पार्ट है फंक्शनल, हमें दोस्तों इसको क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है, तो एक्सट्रीमाइज करना है। तो अगेन दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, वही यूलर फॉर्मूला है उसी का दोस्तों हमें यूज़ करना पड़ेगा, एंड बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो यहाँ पर स्पेशल फॉर्मूला लग जाएगा एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर कॉन्स्टेंट, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों कि हम एरिया को निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए 2 पाई वाई डी एस करके हम इसको निकाल लेंगे, वी विल इंटीग्रेट इट बिटवीन x1 से लेके x2। हमने डी एस और अपॉन डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स के बीच में जो रिलेशन होता है तो यही होता है, ठीक है। तो बेसिकली डी एस अपॉन डी एक्स बराबर अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है, फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया 2 पाई इंटू x1 से लेकर x2 वाई अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस तरह से हमने इसको निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से दोस्तों हमें f की जैसे वैल्यू है इसको हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। जैसे कि y इंटू अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस में
वाई डैश, देन इसके बाद इसको आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट वाई वाई डैश बट्टे अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बराबर हो गया सी। ठीक है, तो ये वाली को दोस्तों जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक कैटनरी की इक्वेशन दोस्तों निकल के आती है। अभी थोड़ा सा लंबा रहेगा इसको सॉल्व करना, तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों क्या आती है, कैटनरी की इक्वेशन आती है। सो ये बेसिकली क्या करता है, कैटनरी को प्रेजेंट करता है। ओके, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, हमें करना क्या होगा, इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो आई, इसको हम दोस्तों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वही एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम करके इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, अंडर रूट में ये आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और फिर यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस में फिर वो वाई वाई डैश का स्क्वायर बराबर हो गया सी। इसमें से फिर आपके कुछ टर्म आपके कट जाते हैं तो आसान हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बराबर सी। देन इसके बाद फिर वही आपने स्क्वायर करना है बोथ साइड। देन इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वाई डैश को आपको सब्जेक्ट बनाना है। जैसे आप डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट में वाई स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद आप दोस्तों देख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हाइपरबोलिक में बना सकते हो इस फॉर्मूला को। तो हाइपरबोलिक की फॉर्म में बनाओगे तो कैटनरी बनती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन टू हैव एक्सट्रीमम फॉर y बराबर y कैप इज दैट, जो वेरिएशन जो है वो वेनिस करेगा y बराबर y कैप पे। ठीक है, इसी तरह से दूसरा स्टेटमेंट भी आपको दिया हुआ है, दूसरे स्टेटमेंट को भी ध्यान से देखें। तो इसमें आपसे कह रहा है कि भैया द डिफरेंशियल ऑफ द डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा यूनिक होता है। इसके अलावा वेदर और नॉट अ कर्व इन इज एन एक्सट्रीमल इज अ प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो देखा जाए तो यह वाला पहला वाला दोस्तों आपका बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर आप जस्ट लाइक जैसे हम डिफरेंशिएबल फंक्शन को दोस्तों हम पढ़ते हैं ना, मतलब जस्ट लाइक जैसे हम एक जब फंक्शन में डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन में हम दोस्तों क्या करते हैं कि फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हम डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो किसी पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को अगर वो अटेम्प्ट करेगा तो उसका जो फर्स्ट वेरिएशन है वो एट दिस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वही वाली बात है कि जब हम बात करते हैं कि किसी फंक्शन पे हम या किसी पॉइंट पे हम देखते हैं कि जो फंक्शन ऑफ मैक्सिमाइज मिनिमाइज है, तो उस पॉइंट पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो पहला वाला ऑप्शन दोस्तों क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगेन द डिफरेंशियल ऑफ द डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। बिल्कुल, जो आपका अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसका अगर आप डिफरेंशियल निकालेंगे तो वो तो दोस्तों हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। ओके, इसके बाद अगला है वेदर और नॉट अ कर्व इज एन एक्सट्रीमल इज अ प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो कर्व होता है वो एक एक्सट्रीमल होता है, जो एक तरह की प्रॉपर्टी है जो कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जैसे हम दो कर्व हैं उसके बीच की, जैसे हमने हमारे पास दोस्तों मान लेते हैं जैसे ये एक पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन, तो इनके बीच में दोस्तों हमें कर्व को फाइंड आउट करना है कि जो कि मिनिमम डिस्टेंस पर हो। तो एक्चुअली इट जो चॉइस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ठीक है, मतलब अगर मेरे को इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन से प्रेजेंट होगी। तो वहाँ पर अगर हमें कर्व पॉइंट ना भी दिए हों तब भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम ये देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं दो पॉइंट है कि ये यहाँ से जा सकता है, इधर से जा सकता है, ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, और ये जो दो कोऑर्डिनेट है इन पे डिपेंड नहीं करता, इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो अगर हम एक्सट्रीमल निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये भी दोस्तों आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
इसके नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, जो कि आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से संबंधित एसरेशन दिया हुआ है। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यस, इट इज ट्रू। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी आपके ये वेरिएबल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन नेगेटिव हैं। ओके, सो इट्स अ इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसके बाद देखिए, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मस्ट रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिसीजन मेकर। तो ये भी दोस्तों आपका करेक्ट है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ए एंड आर तो ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला देखेंगे दोस्तों, अगेन स्टेटमेंट है और हमें बताना है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, इट सेटिस्फाई ऑल द कॉन्स्टेंट, बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो हमेशा क्या करेगा, क्योंकि फिजिबल है वो, तो वो आपके सभी कॉन्स्टेंट को दोस्तों क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद इट मस्ट बी अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपका क्या होता है, हमेशा से कॉर्नर पॉइंट पे ही होता है, जो कि हम थ्योरम पढ़ते हैं। तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। इट मस्ट ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये वाला दोस्तों आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो ऑप्टिमाइज करेगा तो फिर उसको हम ऑप्टिमाइज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है BFS, वो जरूरी नहीं है कि वो आपका क्या करे, ऑप्टिमाइज कर दे। सिंप्लेक्स मेथड में हम देखते हैं कि हम सबसे पहले बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर वो अगर वो ऑप्टिमाइज कर दे तब उसको हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ये तीसरा वाला करेक्ट नहीं है, तो पहला और दूसरा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो BFS होते हैं वो जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर दे। अगला देखेंगे, विथ रेफरेंस टू द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज लीनियर, बिल्कुल करेक्ट है। एंड द कॉन्स्टेंट्स आर लीनियर, तो ये भी दोस्तों आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जब आप देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो दोस्तों लीनियर होता ही होता है, साथ ही साथ कॉन्स्टेंट्स भी लीनियर होते हैं, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो भी आपकी लीनियर होती है। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखिए, अगला देखिए क्या कह रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है और इसमें आपसे कह रहा है कि इसको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। आपसे कह रहा है कि विच कांस्टेंट इज रिडंडेंट, कौन सा जो कांस्टेंट है वो आपका रिडंडेंट है। तो एक काम करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम इसका फिगर बना के दोस्तों देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि 5 यहाँ पर है, 5x1, या इसको x और y मान लो कुछ देर के लिए, 2y इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर अगर आप x0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। y को अगर आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसी तरह से x1 ये बराबर 3, यानी कि x बराबर 3 की लाइन मान लो, ये y बराबर 5 की लाइन मान लो। अब अगर दोस्तों मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसको अगर जब मैं ड्रॉ करूँगा, तो ये हो गया आपका 0। यहाँ पर आप इसको इस तरह से मान लीजिए, 4, 8, 12 करके, एंड यहाँ पर आप इस तरह से ले लीजिए 4, 8, 12, थोड़ा छोटा छोटा बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको एक लाइन तो ये हो जाएगी, 10 यहाँ कहीं पर होगा। एक काम करते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है ये। और अब इसकी बात करें लेस देन 20, यानी कि इसके नीचे का रीजन है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा x बराबर 3 की लाइन, x बराबर 3 की लाइन बेसिकली क्या होती है, इस तरह की लाइन होती है, जो कि बिल्कुल आपकी क्या होगी, पैरेलल, यहाँ कहीं पर 3 रहा होगा, ठीक है। ये लाइन है, ये लाइन है जो कि आपकी क्या है, बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इसके कहाँ का रीजन, यहाँ का अंदर का रीजन ये, ठीक है, ये हो गया।
अब ये y बराबर 5, y बराबर 5 का अर्थ हो गया ऊपर का, ठीक है, इससे ऊपर का रीजन। तो y बराबर 5 का जो रीजन है, y आपसे कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 5 है। तो लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि इसको दोस्तों करेक्ट करेंगे, ये कह रहा है कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि ये रीजन है दोस्तों, ठीक है। अब अगर आप यहां से देखें y बराबर 5 का मतलब की बात करें तो यहां पर कहीं पर मान लेते हैं 5 रहा होगा, तो ये रीजन है, ये रीजन, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो y लेस देन इक्वल टू 5 तो इससे नीचे का रीजन। अब देखा जाए तो ये जो है ये बिल्कुल रिडंडेंट है, मतलब इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हमारा जो क्लोज रीजन है वो हमें इससे पता लग चुका है, इसके अलावा अब इसमें और कोई आवश्यकता नहीं हमें। यानी कि अगर मैं इससे y लेस देन इक्वल टू 5 भी करूंगा तब भी दोस्तों यहाँ पर ये जो रीजन है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि इसकी ये अनावश्यक है। रिडंडेंट का मतलब है कि अनावश्यक, इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। अगर ये मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर होता तो मैं कहता कि हाँ इसके अंदर का रीजन है, यानी कि इट डज नॉट इफेक्ट द सॉल्यूशन रीजन, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है, बिल्कुल अनावश्यक है, यानी कि ये वाला जो कांस्टेंट है बिल्कुल अनावश्यक है। तो बी ऑप्शन राइट। मतलब आपको सिंपली एक देखना था कि फिगर आपने बनाया, इस फिगर में अगर आप देखें तो ये वाला जो लाइन है इससे इधर का रीजन, और ये वाली जो लाइन है x1 बराबर 3 की, तो इससे आपका इधर का रीजन है। मैंने गलती से इधर का बना दिया, इधर का रीजन है। तो अब ये वाली जो लाइन है x2 बराबर 5 की, तो इससे नीचे का रीजन है। बट ये जो लाइन इस तरह से है कि इसका कोई यूज ही नहीं है इस फिगर को बनाने में, तो दिस इज रिडंडेंट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, आपने क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्टेड टू द कांस्टेंट है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 210, ऐसे ही है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, फिर y लेस देन इक्वल टू 65 है, और यहाँ पर x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले आप इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके यहाँ पर से इसको देखें, जैसे x की जगह पे 0 रखते हैं तो y बराबर आपका कितना आ जाता है 105, एंड इसी तरह से अगर आप y 0 रखते हैं तो ये आपका 70 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप, ये तो हो गया पहली लाइन का। दूसरी वाली की अगर मैं बात करूं तो x आप जब 0 रखेंगे तो यहाँ से 75 आ जाएगा, और अगर आप y को 0 रखेंगे तो ये आपको 150 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, एंड y आपका क्या है 65। यहाँ पर से अगर आप इन फिगर्स को ड्रॉन कर लीजिए, चलिए मैं ऐसे ही बना लूँगा दोस्तों, ठीक है, बार बार उसमें बन नहीं पा रहा। तो यहाँ पर से आप देखेंगे तो हम एक काम करते हैं, 20-20 के गैप में लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। तो 0, यहाँ पर देखें तो 150,0, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ कहीं पर होगा, ये होगा 0,105, ये पॉइंट ले लेते हैं, और 70,0 दोस्तों यहाँ पर कहीं पर होगा, 60 है तो यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गई। और इसके दोस्तों कहाँ का रीजन है, यहाँ का अंदर का रीजन है, ठीक है। इस तरह से x प्लस 2y वाली जो लाइन है, यानी कि ये 0,75 दोस्तों आपका क्या रहा होगा, यहाँ कहीं पर रहा होगा। दिस पॉइंट इज 0,75, ठीक है। और दूसरा है 150,0 दोस्तों यहाँ कहीं पर रहा होगा, ठीक है। मतलब हम मिला के इस तरह से बना दे रहे हैं, तो यह हो गया 150,0, ठीक है। और दूसरी जो लाइन है वो y इज लेस देन 65 है, तो y लेस देन 65 है। तो ये जो लाइन होगी ना दोस्तों, यहाँ पर से अगर आप देखें 75 है 65, तो ये दोस्तों इस तरह से जारी होगी, ठीक है। मतलब कि y बराबर 65 की लाइन इस तरह से होगी, ठीक है। और इसके नीचे का रीजन है, तो अगर आप देखें जो फिजिबल रीजन, क्योंकि इसके नीचे का रीजन है, तो ये बनेगा दोस्तों यहाँ पर से ये, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे कि एक पॉइंट आपका हो गया 0,65 का, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका हो गया 0,0, ओके। इसके अलावा ये पॉइंट चाहिए होगा, ये पॉइंट चाहिए होगा, ये पॉइंट तो खैर आपके पास है ही। अब इन्हीं पर ही आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। ये तो होगा 70,0, ठीक है। अब ये जो दो पॉइंट है इनको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। यानी कि एक तो लाइन आपकी है y बराबर 65 और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमारा निकलेगा ये, ठीक है। तो इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि y बराबर ये 65 है, तो और ये जो लाइन है ये आपकी ये है x प्लस 2y बराबर 150। तो जब y की जगह पे 65 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से x प्लस ये तो हो जाएगा 130। तो जो x की वैल्यू है दोस्तों कितनी हो जाएगी, यहाँ से 20 हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों आपका कितना है, 20,65 का पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला तो मतलब ये दो स्ट्रेट लाइन इनको आपस में सॉल्व करना है। यानी कि 3x प्लस 2y बराबर 210 और x प्लस 2y बराबर 150। इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पर से हो गया 60, यानी कि x बराबर हो गया 30 और x बराबर अगर 30 है तो y बराबर हो जाएगा 60। तो ये आपका क्या हो गया 30,60। तो ये हमारे क्या आ गए दोस्तों, कॉर्नर पॉइंट निकल के आ गए। तो इन पर दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, z की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। तो देखिए z बराबर है 2x प्लस 3y। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं जो ये पॉइंट है इन पे देख लेते हैं 20,65। तो 20,65 में 20 दूनी 40 और 65 इंटू 3 करेंगे तो 6 तियाँ 18, 5 तियाँ 15 और 6 तियाँ 18 19, यानी कि 195। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों, ये आ जाता है 235 आ जाता है। ओके, ऐसी दूसरे वाले पॉइंट में देखिए 30,60 पे। तो 30 पे देखेंगे तो 2 तियाँ 60 और फिर 60 पे 6 तियाँ 18, यानी कि तो ये आपका 240 आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य पर भी देख सकते हैं। देखिए 0,65 पे तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो यहीं पर ही आ जा रहा है। 65 वाला पॉइंट तो है ही। 0 ये वाला पॉइंट है। इसके अलावा 70,0 में 7 दूनी 14 मतलब 140, 0,0 पे नहीं हो सकता। तो ये इसकी दोस्तों क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 240। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें 30,60 पे मिलने वाला है, ठीक है। ओके, अगर आप चाहें तो इसमें ये भी चेक कर सकते थे कि y बराबर 65 ऐसा तो नहीं कि इस लाइन से कट कर रहा है। इस लाइन को अगर वो कट कर रहा होता तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आता वो आपका आउटसाइड द फिजिबल रीजन आता। आप चाहे तो यहाँ पर रख के भी देख सकते हैं, क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो आउटसाइड द फिजिबल रीजन आता। अगर आप चाहें तो बिना फिगर के भी कर सकते हैं, बट इट टेक्स टाइम। तो इससे बढ़िया फिगर बनाए फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देयर आर n कांस्टेंट अदर देन नॉन नेगेटिविटी वैल्यूज and there are m variable. So there are m variable in the dual problem. Then क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में n कांस्टेंट है और m डुअल वेरिएबल है, तो ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि m बराबर क्या होता है, n होता है, ठीक है। सो सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने कांस्टेंट्स हैं प्राइमल प्रॉब्लम में उतने ही डुअल वेरिएबल होते हैं, या जितने आपके डुअल कांस्टेंट होते हैं उतने ही आपके क्या होते हैं, प्राइमल वेरिएबल होते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स या इट इज ऑलवेज कॉन्केव। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जब फिजिबल रीजन निकालते हैं तो फिजिबल रीजन दोस्तों हमेशा हमारा क्या आता है, जनरली दोस्तों आपका कॉन्वेक्स आता है, ठीक है, कॉन्केव नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स आता है, फिर उसके हम कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो ओनली ए शुड बी करेक्ट।
अगेन अब देखिए दोस्तों, आपके पास जैसे ड्यूअल प्रॉब्लम निकालने वाला क्वेश्चन आ गया, आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। z बराबर है, इसको देखिए मैं डायरेक्टली मैट्रिक्स फॉर्म में दोस्तों लिख लेता हूँ। तो देखिए ये हो गया 2,5 और यहाँ पर कितना है x1 x2, तो बेसिकली ये हो गया cx हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर आपकी कांस्टेंट इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स में लिख देंगे, जैसे कि 1 1, यहाँ पर आ गया 2 3, फिर आ गया 3 5, ओके, यहाँ पर आ गया x1 और x2 एंड इट इज़, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो हर कोई ग्रेटर होना चाहिए, तो हर कोई ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ पर तो ग्रेटर का साइन है, यहाँ पर ग्रेटर बनाने के लिए इसको लिखेंगे -2x1 -3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू -25। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ पर वाले में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 15 25 एंड 17। 25 किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, सो इट इज़ ax ग्रेटर देन इक्वल टू b ले लिया। ठीक है, तो जब इसकी डुअल प्रॉब्लम बनाएंगे तो इसकी जो प्रॉब्लम होगी दोस्तों क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइजेशन की। मैक्सिमाइजेशन में होता क्या है कि ये जो b है यहाँ पर b डैश इंटू वाई हो जाएगा, और कितने वेरिएबल होंगे, डुअल वेरिएबल जितने आपके कांस्टेंट है, यानी कि 3 होंगे। तो पहले यहाँ पर b को लिख दो, b डैश यानी कि 15 -25 और 17। ठीक है, तो तीन कांस्टेंट थे, तो यहाँ पे 3 डुअल वेरिएबल होंगे, y1 y2 y3। तो हो जाएगा 15 y1 -25 y2 प्लस 17 y3। ये इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a जो आप इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मेन है, जो हमारे वेरिएबल हैं, वो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे दोस्तों, इसका रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे। ए डैश यहाँ पर आ जाएगा y एंड ग्रेटर की जगह पे दोस्तों क्या आ जाएगा, लेस, और यहाँ पर c की जगह पे क्या आ जाएगा, c डैश। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर से ए डैश की मतलब कितना हो गया, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज, 1 -2 3 1 -3 5 इंटू वाई दोस्तों आपका कितना आ गया, y1 y2 y3, इट इज़ लेस देन इक्वल टू c डैश। c डैश मतलब कि इसका ट्रांसपोज, यानी कि 2 5 इस तरह से आ जाएगा। बस यहाँ से बना लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा y1 -2 y2 प्लस 3 y3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 एंड y1 -3 y2 प्लस 5 y3 लेस देन इक्वल टू 5 प्रोवाइडेड y1 y2 y3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारी जो डुअल प्रॉब्लम है वो दोस्तों क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ दिस एंड सब्जेक्टेड टू दिस कांस्टेंट। सो ए ऑप्शन दोस्तों इसका क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से डुअल प्रॉब्लम को यहाँ पर बना सकते हैं। अगला देखेंगे, द रीजन डिटरमाइंड बाय द इनइक्वालिटी इज। अब आपको बताना है कि रीजन इससे जो बनेगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों कि कैसा बनेगा जी, कि जैसे हम बात करते हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी कि 0,3 एंड 3,0, y लेस देन इक्वल टू 6 है, तो y बराबर 6 की लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देखिए, जैसे कि ये 0 2 4 6, यहाँ पर भी लिख दीजिए 2 4 6। सबसे पहले 0,3 एंड 3,0 यहाँ कहीं पर होगा, एंड यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, तो ये हो गया 3,0 एंड 0,3। एक तो ये लाइन हो गई आपकी। ठीक है, अब इसके क्या है, इधर का रीजन है। इसके बाद कह रहा है y लेस देन इक्वल टू 6। y लेस देन इक्वल टू 6 का अर्थ ये हो गया, ये आपकी y बराबर 6 की लाइन दोस्तों देखा जाए तो ये है। ठीक है, तो इसके लेस देन इक्वल टू 6 यानी कि इसके नीचे का रीजन ओके, और साथ ही साथ ये क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये कैसा है दोस्तों, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव दिए हुए हैं। इसके यहाँ का रीजन है।
ठीक है। एंड यहाँ पर देखा जाए तो y लेस देन इक्वल टू 6 है, तो एक तरह से देखा जाए तो कैसा रीजन है दोस्तों, ये बाउंडेड है बट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों आपका क्या होगा, बाउंडेड होगा, साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखा जाए तो यहाँ पर भी ये y लेस देन इक्वल टू 6 ये अननेसेसरी है, यानी कि रिडंडेंट है, बट फिर भी स्टिल जो रीज़न है दोस्तों आपका ये वाला है, क्योंकि इससे नीचे का रीज़न है तो ये वाला रीज़न आ जाएगा। तो कहने का मतलब है इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, तो है लेकिन ये बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद अगला देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स ड्यूअल इज, ठीक है। इफ द प्राइमल प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन, द डुअल प्रॉब्लम विल बी ऑफ मिनिमाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है। डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल, इट इज ऑल्सो राइट, ठीक है। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। अगला देखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, हैज मैक्सिमम वैल्यू 42 एट 4,6, मिनिमम वैल्यू एट 3,2, देन आपको बताना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 42 एट 4,6 पे, यानी कि दोस्तों 4a प्लस 6b बराबर है 42। भाई तो एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 3 6, यहाँ पर एक इक्वेशन ये मान लो, मिनिमम वैल्यू है 19 एट 3,2, यानी कि 3a प्लस 2b बराबर है 19। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 3 3 9, 9 में से 4 गया 5, ठीक है। एंड यहाँ से आप देखेंगे तो 19 3 57 माइनस 21 दूनी 42, 7 में से 2 गया 5, तो a बराबर तो आ गया 5 3 15, ठीक है। और अगर a की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3b बराबर हो गया 21 माइनस 6 यानी कि 15, तो b बराबर आपका 5 आ जाता है। तो हिसाब से डी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। अगला देखेंगे, अंडर द कंडीशन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 2x प्लस 3y, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर देखेंगे माइनस एक्स प्लस वाई है, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि, या इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये कंडीशन है, ओके। इसके बाद है अगला है x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, सो वी कैन राइट दिस y माइनस एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो y माइनस एक्स बराबर 1 मान लेते हैं और एक y ग्रेटर देन इक्वल टू x मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर आप फिगर बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो y बराबर x की लाइन ये होती है, ठीक है। अब किस कंडीशन में y की वैल्यू हमेशा x से बड़ी होती है, वो कहाँ पर होती है, ऊपर, यहाँ पर x की वैल्यू y से कम होती है, तो इसके तो ऊपर का रीज़न है। अब यहाँ पर से आप x बराबर अगर 0 रखेंगे तो y आपका 1 आ जाएगा, और y 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, -1 आएगा, तो -1, 0, तो यहाँ पर कहीं पर होगा -1, 0 एंड 0, 1 यहाँ कहीं पर होगा। उसको इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाए कि कौन सा x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो जो भी आएगा दोस्तों आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों आपका ये रीज़न आपका आना चाहिए। देखिए अगर ये कह रहा है कि x माइनस वाई माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो अगर मैं 0 0 रखूँगा तो 1, यानी कि इससे इधर का रीज़न है। तो देखा जाए तो ये रीज़न आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो ये जो रीज़न है वो बेसिकली अनबाउंडेड रीज़न टाइप का है, क्योंकि साफ साफ है पैरेलल लाइंस बनेगी, कटेगा तो नहीं आपस में।
या अगर देखें अगर एक कुछ कट सकता है तो अगर मैं देखूं जैसे यहाँ से, क्योंकि अगर आप यहाँ पर से देखें y माइनस एक्स बराबर 1 है और यहाँ पर y की जगह पे आप x रख दीजिए तो x माइनस एक्स बराबर 1, तो ये 0 बराबर 1 आएगा जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी कभी, ये इस तरह की पैरेलल लाइंस होगी। तो अनबाउंडेड रीजन है। अनबाउंडेड रीजन में क्या होता है, हम कॉर्नर पॉइंट को देखते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट पे आप चेक करो 0,1 एंड 0,0 पे। तो 0,1 पे रखेंगे तो z की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0,1 पे ये हो जाएगी 3, 0,0 पे तो 0 हो जाएगी। अब ये मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 3 की लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है। अगर ये लाइन इस रीजन को कहीं कट करती है तो इसका मतलब देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। अगर इसको कट नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, और जब मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू आती है 3/2। तो अगर दोस्तों हम इस फिगर को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर कहीं पर 3/2 रहा होगा और 0,1 दोस्तों यहाँ पर कहीं पर रहा होगा। ठीक है, ये तो इसका मतलब है कि इससे ऊपर को यहाँ पर z की वैल्यू से ज़्यादा होगी। मतलब कि अगर आप इस रीजन के बीच में देखें तो कई सारे ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर जो z होगा उसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी। यानी कि देखा जाए तो ये ऊपर वाला जो रीजन है, इस वाले ऊपर वाले रीजन में z की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इन दिस। तो अब इसमें देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है तो वो तो दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न पर दोस्तों आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है, इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। सो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, बिकॉज ये आपका जो रीजन अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड की कंडीशन में क्या होता है कि कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम हो सकता है, बट उसके लिए पहले हमें कर्व देखना पड़ता है। अगर ये कर्व इसको कहीं कट नहीं करता तो ये कर्व हमें ये दिखा रहा है ना, इस कर्व में हमें ये दिखा रहा है कि ये जो लाइन है इस रीजन में 3 से ज़्यादा वैल्यू ले सकती है। इस रीजन में यानी कि z की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो सकती है। तो हम ये कैसे कह दें कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि इस रीजन में 3 से ज़्यादा वैल्यू है। सो z इज इंडिफिनिटली लार्ज। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑब्जेक्शन लगेगा। इसके बाद अगला देखेंगे, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो कैसा होता है। ठीक है, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज यूनिक, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन occurs at an interior point, at least one basic feasible solution is optimal या all feasible solutions are optimal। तो देखिए दोस्तों, इसका जो थ्योरम है, थ्योरम सिंपली ये कहता है कि at least one basic feasible solutions are optimal। ठीक है, कम से कम एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ऑप्टिमल होना चाहिए। इसी थ्योरी पर दोस्तों आपका जो सिंप्लेक्स मेथड है वो काम करती है। तभी हम उस पहले ट्रायल बीएफएस निकालते हैं, देन उसके बाद हम उसमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करते हैं। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है तो यूनिक नहीं होता है, जरूरी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 पॉइंट्स पे भी हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल सकता है और उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वहां पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इंटीरियर पॉइंट पे नहीं होता, कॉर्नर पॉइंट पे मिलता है हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशंस आर ऑप्टिमल, नो। फिजिबल सॉल्यूशन जो नॉन नेगेटिव का रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करते हैं तो जरूरी नहीं है। अंडर द कॉन्स्टेंट द फंक्शन इज मैक्सिमाइजेस। लीनियर प्रोग्रामिंग पे बहुत क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x प्लस वाई, इसको बराबर 30 लिख देते हैं, x प्लस 2y बराबर 24। ठीक है, तो अब यहाँ पर से आप देखेंगे कि भाई x की जगह पे 0 रखूँगा तो y आपका 30 आ जाएगा और y की जगह पे 0 रखूँगा तो 15,0। ऐसे ही y 0 x y की जगह पे 0 रखूँगा तो x 24 आ जाएगा और y की जगह पे 0 रखूँगा तो मतलब x की जगह पे 0 रखूँगा तो y
12 आना चाहिए, और जब y की जगह लिखूंगा तो x 24 आएगा। ठीक है, तो जब आप इसको बनाएंगे तो अगेन इस तरह से बना लीजिए, सीधे डायरेक्टली बनाते हैं। 0,30 है, 0,12 है, तो पहले देख लेते हैं 0,30 यहाँ कहीं पर मान लेते हैं, 0,12 यहाँ कहीं पर मान लेते हैं आधे पे, 0,30 एंड यहाँ पर कहीं पर 15,0 एंड यहाँ कहीं पर 24,0। तो 0,30 एंड 15,0 ये हो गया दोस्तों आपका। ठीक है, एंड ये वाला जो हो गया ये हो गया। ठीक है, दोनों लेस है, यानी कि इनके बीच का जो कॉमन रीज़न आएगा वो ये रीज़न आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसी पर चेक करना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, या एक काम करो, इसको ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, 30 दूनी 60, 60 में से 24 गया तो 36 हो जाएगा। तो 12 की हैं 36, और x अगर 12 है तो y हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हमारे कितने आगे पॉइंट 12,6। अभी कॉर्नर पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। तो p पहले हम चेक करेंगे 0,12 पे, दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हमें चेक करना है। 0,12 पे तो 12 × 96, इसके बाद p 12,6 पे चेक करते हैं, तो 12 × 72 प्लस 8 × 48, तो यहाँ पर आपका आ जाता है 120। वहीं 15,0 पे चेक करेंगे तो 15 × 90। तो देखा जाए तो बी ऑप्शन पे दोस्तों क्या करता है, मैक्सिमाइज हो जाता है, साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। सबसे ज़्यादा वैल्यू किस पे आ रही है, 12,6 पर दोस्तों आ रही है, तो बी ऑप्शन इज राइट। अगला देखेंगे, अगेन आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बाय द सिंप्लेक्स मेथड। हाउ मेनी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड। जब आप दोस्तों इसको सॉल्व करोगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से बाय द सिंप्लेक्स मेथड, तो कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल की दोस्तों यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इनइक्वालिटी के हिसाब से, तो कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर से देखें, जैसे इसमें है 3x1 + x2 बराबर है 4, तो ये क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी एक इक्वालिटी है और यहाँ पर इट लैक इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन, तो इस पे दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x1 + x2 + a1 बराबर 4, क्योंकि ये ऑलरेडी दोस्तों आपका क्या है, इक्वालिटी में। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे x1 + 2x2 <= 3 है, क्योंकि लेस वाला है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, स्लैक वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर देंगे, स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो 2x1 + x2 है, ये <= 3 है, तो क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सरप्लस वेरिएबल को दोस्तों हम यहाँ पर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें नेगेटिव करना पड़ा है तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इससे नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल कहाँ पर दोस्तों जाते हैं, जहाँ से इक्वालिटी होती है और ग्रेटर देन वाला साइन होता है। तो यानी कि जो 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो यहाँ पर आपको ऐड करने पड़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें आपके n वेरिएबल हैं और m कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दोस्तों आपके कितने हो सकते हैं, तो ये तो हमने कई बार बताया, तो कितने होते हैं दोस्तों, NCM होते हैं। ठीक है, अगर आपके n वेरिएबल्स हैं, m कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू m से बड़ी है, तो मैक्सिमम जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो लास्ट टाइम भी दोस्तों आपका आया था प्रवक्ता में, तो NCM इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका सेकंड पेपर का फुल सॉल्यूशन। आई होप कि दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन सेटिस्फैक्टरी लगा होगा, और यहाँ से हमने जो जो क्वेश्चंस आपको बताए जिन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, तो अब आप टाइमली अपना ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।